गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पीएल नारेडा में। और आज हम द कैनोनाइजेशन कविता जो कि जॉन डन ने लिखी है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। कैनोनाइजेशन का मतलब होता है संत घोषित कर देना। इस कविता का जो स्पीकर है वो अपने आप को प्रेम का संत मानता है और जब वो अपनी प्रेमिका के साथ सम्मिलित है तो उस समय जब उसको किसी के द्वारा टोका गया तो वो उसको बुरी तरह से डांटता है। वो उसको कई तरह के उपालंब देकर के कहता है, तुम मेरी किसी भी चीज़ को गलत साबित कर दो, लेकिन मेरा जो प्रेम का तरीका है उसको तुम गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसीलिए मेरा प्रेम जो है वो अमर रहेगा और मैं प्रेम का संत घोषित कहलाने लायक हूँ। तो आइए दोस्तों, लाइन टू लाइन हम इस कविता को पढ़ते हैं। थोड़ा सा परिचय हम यहाँ पर जॉन डन का पढ़ेंगे। जॉन डन वॉज बॉर्न इन 1572 एंड डाइड इन 1631। 1572 में पैदा हुआ और 1631 में चल बसा जॉन डन। ही वॉज एन इंग्लिश पोइट, लॉयर एंड क्लरिक। न केवल एक कवि बल्कि एक वकील, लॉयर और एक क्लरिक भी था, एक पादरी भी जॉन डन था। जॉन डन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्स। जब हम कविता में, इंग्लिश लिटरेचर में मेटाफिजिकल यानी पराभौतिकवाद की बात करते हैं तो जॉन डन का नाम हमारे सामने सबसे पहले आता है। वह एक रिप्रेजेंटेटिव था, यानी वो प्रतिनिधित्व करने वाला था। मेटाफिजिकल कविता का प्रतिनिधित्व करने वाला जॉन डन था। His poems are known for their vibrant language, powerful images, abrupt openings and paradoxes. जॉन डन जो है वह वाइब्रेंट लैंग्वेज के लिए, यानी बहुत ही उज्ज्वल भाषा, पावरफुल इमेजेस, बहुत ही सजीव तस्वीरें, अब्रप्ट ओपनिंग, अचानक से शुरुआत करने वाली तस्वीरें, एंड पैराडॉक्सेस के लिए जाना जाता है। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। John Donne converted to Anglicanism later in his life. जॉन डन ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, वो एंग्लिकनिज्म में, एंग्लिकन धर्म उसने अपना लिया था। By 1615 he became a priest. 1615 में जॉन डन पुजारी बन गया, बिकॉज किंग जेम्स फर्स्ट ऑर्डर्ड हिम टू डू सो, क्योंकि जेम्स फर्स्ट जो था राजा, उसने जॉन डन को ऐसा करने के लिए कहा था। डन वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1601 एंड इन 1614। जॉन डन 2 बार पार्लियामेंट का मेंबर बना, पहली बार 1601 में और दूसरी बार 1614 में। He also spent a short time in prison because he married his wife Annie More without permission. कुछ समय के लिए जॉन डन जेल में भी रहा क्योंकि उसने एनी मोर से बिना किसी परमिशन के शादी कर ली थी। They had 12 children. जॉन डन और एनी मूर के कुल 12 बच्चे थे। तो दोस्तों, अब हम कविता की शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी हमने एक शब्द पढ़ा था अब्रप्ट ओपनिंग, यानी अचानक से शुरुआत कर देता है। फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग। जॉन डन इस कविता में जो स्पीकर है, इस कविता का जो स्पीकर है, जो कहने वाला है, जो बोल रहा है, वो क्या कर रहा है? फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए, होल्ड योर टंग, तुम्हारी जो टंग है, टंग मतलब जुबान, उसको होल्ड कर लो, यानी उसको रोक लो, एंड लेट मी लव, और मुझे प्यार करने दो। क्या कर रहा है कवि? कि तुम्हारी जुबान बंद रखो और मुझे प्रेम करने दो, तुम फालतू बातें मत करो मेरे बारे में। और चाइल्ड माई पैल्सी, माई गाउट, माई 5 ग्रे हेयर्स और रूइन फॉर्च्यून प्लॉट। जॉन डन देखो क्या कर रहा है। चाइल्ड माई पैल्सी, तुम मेरी पैल्सी को, चाइल्ड मतलब डांटो, फटकारो, उसकी बुराई करो। पैल्सी क्या होता है? एक बीमारी है जिसको हम लकवा कहते हैं। चाइल्ड माई पैल्सी, तुम मेरे लकवे की बीमारी को डांट सकते हो, फटकार सकते हो। और माई गाउट, मेरी गठिया की बीमारी के बारे में भला बुरा कर सकते हो। माई 5 ग्रे हेयर्स, मेरे सिर में जो कुछ बाल ग्रे हो गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं, उनके बारे में तुम मुझे फटकार सकते हो, डांट सकते हो। और रूइन फॉर्च्यून प्लॉट,
और मेरा जो रुइन फॉर्च्यून है, बर्बाद भाग्य है, उसकी तुम उससे फ्लर्ट कर सकते हो, उससे नफरत कर सकते हो, लेकिन मेरे प्रेम के बारे में कुछ मत कहो। मैं जो प्रेम कर रहा हूं उसके बारे में तुम्हें कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। कितनी अच्छी बात जॉन डन यहां पे कह रहा है। विद वेल्थ योर स्टेट, विद वेल्थ जो तुम्हारे पास धन है, योर स्टेट वो तुम्हारी स्थिति को बता रहा है। योर माइंड विद आर्ट्स इंप्रूव, तुम्हारा जो माइंड है वो आर्ट के द्वारा इंप्रूव हो चुका है, यानी तुम्हारे माइंड का विकास कला के माध्यम से हो चुका है। He wants the addressee to look to his own mind and his own wealth and to think of his position and copy the other nobles। यहाँ पे कवि क्या कर रहा है कि with wealth your state, तुम्हारी धन संपदा जो है उसके बारे में कहो। Your mind with arts improve, तुम्हारा जो दिमाग विकसित हो गया है आर्ट के द्वारा, उसके बारे में तुम बात करो। टेक यू ए कोर्स गेट यू अ प्लेस, तुम किसी भी कोर्स के बारे में कहो, तुम्हें जो मन में आए वो कहो। कोर्स का मतलब होता है वे, रास्ता, यानी तुम कोई सा भी रास्ता पकड़ो, तुम कुछ भी कहो। गेट यू अ प्लेस, जिसकी वजह से तुम्हें एक स्थान मिला है। ऑब्जर्व हिज हॉनर, जिसकी वजह से तुम्हें सम्मान मिला है। और हिज ग्रेस, या जिसके बारे में जिसकी वजह से तुम्हें ग्रेस मिली है, कृपा मिली है। और द किंग्स रियल और हिज स्टैम्प्ड फेस कंटम्पलेट व्हाट यू विल अप्रूव सो यू विल लेट मी लव। ऑब्जर्व हिज हॉनर, उसके सम्मान को तुम ऑब्जर्व करो। और हिज ग्रेस, उसकी जो कृपा है उसके बारे में तुम देख लो, सोच लो, विचार लो। और द किंग्स रियल, किंग्स रियल, राजा के बारे में तुम कुछ भी रियल बात कर सकते हो। और इज स्टैम्प्ड फेस, या उसका जो स्टैम्प्ड फेस है उसके बारे में। कंटम्पलेट, आप चिंतन कर सकते हो। जैसे किसी सिक्के पे किसी राजा की छाप होती है, अब वो छाप सही है या गलत है उसके बारे में आप कुछ भी कह सकते हो। कंटम्पलेट मतलब चिंतन करो। व्हाट विल यू, और भी तुम्हारी कुछ इच्छा हो तो वो कर सकते हो। अप्रूव, आप उसमें सहमति दो या मत दो। सो यू लेट मी लव, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे प्यार करने दो। मुझे सिर्फ प्रेम करना है और मुझे प्रेम करना दो, उसमें कोई दखलंदाजी मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा। अब देखिए सेकंड स्टेंजा में कवि कह रहा है कि तुम मुझे प्रेम क्यों नहीं करने दोगे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। देखिए, अलास अलास, दुख की बात, दुख की बात। हु इंजर्ड बाय माई लव, मेरे प्यार से किसको नुकसान हुआ है। हु इंजर्ड, इंजर्ड मतलब घायल किया है। हु इज इंजर्ड बाय माई लव, मेरे प्रेम से कौन घायल हुआ है। व्हाट मर्चेंट शिप हैव माई साइज ड्राउन, कौन से व्यापारी के जहाज़ों को मैंने पानी में डुबो दिया। साई का मतलब होता है आह, मैंने जो आह भरी उसकी वजह से कौन से व्यापारी के जहाज पानी में डूब गए। हु सेज माई टीयर्स हैव ओवरफ्लोड हिज ग्राउंड, कौन कह रहा है कि मेरे आंसुओं से बाढ़ आ गई और जो है ज़मीन डूब गई। मेरे आंसुओं से ना तो किसी तरह की बाढ़ आई है, मैंने प्रेम में जो आंसू बहाए उनसे किसी तरह की बाढ़ नहीं आई, तो फिर मुझे प्रेम करने से क्यों रोकते हो। When did my colds a forward spring remove, मेरे प्यार में जो कोल्ड थी, कोल्ड मतलब कठोरता। When did my cold a forward spring remove, उसने कौन से बसंत को उजाड़ दिया। मेरे प्रेम की कठोरता ने कौन से बसंत को उजाड़ दिया। When did the heat which my veins feel, When did the heat which my veins feel, जब हीट गर्मी, विच माई वेंस फिल जो मेरे नसों में भरी है, वेंस मतलब नसें, फिल जो भरी है, उसने कौन से मौसम को बिगाड़ दिया। एड वन मोर टू द प्लेग बिल, मेरे नसों की जो गर्मी है, मेरे प्रेम की जो आग है, उसने कौन से प्लेग के बिल को और ऐड कर दिया, यानी उसने कौन सा प्लेग ला दिया। सोल्जर फाइंड्स वॉर, अभी भी सिपाहियों को लिए युद्ध चालू है। एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिगस और मैन,
देखो मेरे प्यार से किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ रहा। सिपाहियों को अभी भी लड़ने के लिए युद्ध मिल रहे हैं, वकीलों को अभी भी लड़ने के लिए केस मिल रहे हैं। लिटिगस मैन का मतलब होता है मुकदमेबाज व्यक्ति जो मुकदमा लड़ते हैं, जिनके लिए वकील मुकदमा लड़ते हैं उनको कहते हैं लिटिगस। विच क्वारल्स मूव दो आई सी एंड आई डू लव। विच क्वारल्स मूव, कौन से झगड़े जो है मूव वो अब नहीं हो रहे, दो सी एंड आई डू लव, फिर भी हम, वो मेरी प्रेमिका और हम जो है वो प्रेम कर रहे हैं। जब हमारे प्रेम से किसी तरह का फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर हमें प्रेम करने दीजिए। कॉल अस वॉट यू विल, हमें तुम कुछ भी पुकारो। वी आर मेड सच बाय लव, हम तो एक दूसरे के लिए बने हैं। वी आर मेड सच बाय लव, हम तो प्रेम से एक दूसरे के लिए बने हैं। कॉल हर वन एंड मी अनदर फ्लाई, चाहे तुम मुझे एक और उसको दूसरी फ्लाई कहो। फ्लाई मतलब मधुमक्खी या मक्खी। चाहे तुम हमें दो मक्खियाँ कह लो, एक मक्खी में और दूसरी फ्लाई वो मेरी प्रेमिका। वी आर टेपर्स टू, हम तो टेपर्स की तरह हैं। वी आर टेपर्स, टेपर्स कीट, हम तुम हमें कीट भी कह सकते हो। एंड एट आवर ओवन कॉस्ट डाई, हम अपने हिसाब से जिएंगे, अपने हिसाब से मरेंगे। एट आवर ओवन कोस्ट डाई, हम अपने हिसाब से मरेंगे। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डो, और हम यहाँ पर ईगल और डो की तरह रहेंगे। ईगल बाज, डो फाख्ता, हम ईगल और बाज की तरह रहेंगे। द फोनिक्स रिडल हैथ मोर विट बाय अस, फोनिक्स रिडल हैथ विद मोर विट बाय अस, फोनिक्स जो चिड़िया है उसकी तरह हम रहेंगे। वी टू बीइंग वन, हम दो होकर के भी एक हैं। आर इट, हम दो होकर के भी एक हैं, चाहे हम शरीर से दो हों लेकिन हम एक हैं। सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट, और ये दोनों, सो वन न्यूट्रल थिंग, न्यूट्रल मतलब एक जैसी चीज जो हमारे बीच में दोनों में है वो है प्रेम, हम दोनों प्रेम करते हैं। वी डाई एंड राइज द सेम, हम जिएंगे साथ में मरेंगे साथ में। एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव, वी डाई एंड राइज द सेम, हम एक जैसी जिंदगी जिएंगे एक जैसे मरेंगे। एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव, और इस प्रेम के द्वारा हम रहस्यमयी जिंदगी जिएंगे। वी कैन डाई बाय इट इफ नॉट लिव बाय लव, अगर तुम हमें नहीं जीने दोगे तो हम प्रेम में मर जाएंगे। वी कैन डाई बाय इट, हम इसके द्वारा मर जाएंगे। इफ नॉट लिव बाय लव, अगर हम प्रेम में जिंदा नहीं रहे तो। एंड इफ अनफिट फॉर टॉम्स एंड हर्स, देखो कवि यहाँ पर किस तरह से भावनात्मक हो गया है। एंड इफ अनफिट, अगर मान लो हम अनफिट हैं, हम अनुपयुक्त हैं, अनुपयुक्त हैं। फॉर टॉम्स एंड हर्स, टॉम्स मतलब कब्र और हर्स मतलब अर्थी। मान लो हम कब्र, हमारे ऊपर कब्र नहीं बनाई जाएगी, हमारी अर्थी नहीं उठाई जाएगी। आवर लीजेंड बी इट विल बी फिट फॉर वर्स, तो हमारी जो लीजेंड है, हमारी जो कहानी है वो कविता में होगी। अगर तुम हमें जगह नहीं दोगे टॉम में और हर्स में तो हमारे को जगह कहाँ मिलेगी, वर्स में। वर्स मतलब कविता में, लोग हमारे ऊपर कविताएं लिखेंगे। इफ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव, अगर हम किसी क्रॉनिकल में जगह नहीं बना पाए। वी बिल्ड इन सोनेट प्रटी रूम्स, तो हम जो है सोनेट में सज्जित होंगे। मान लो हमारे ऊपर कोई क्रॉनिकल नहीं लिखी जाएगी तो हमारे ऊपर कम से कम सोनेट तो लिखे जाएंगे। एज वेल अ वेल रोट अर्न बिकम्स, हमारे ऊपर एज वेल, ठीक उसी तरह से अ वेल रोट अर्न, वेल रोट मतलब सुसज्जित, अर्न बिकम्स हम बन जाएंगे, यानी हमारी हड्डियां जो है एक सुसज्जित कलश में, अस्थि कलश में रखी जाएगी। द ग्रेटेस्ट एसेज, हमारी महान जो राख है, हमारे शरीर की जो राख है वो वेल रोट अर्न में रखी जाएगी। वेल रोट मतलब सुसज्जित और अर्न का मतलब होता है अस्थि कलश। एज हाफ एकर टॉम्स एंड बाय दीज हाइमन्स ऑल सेल अप्रूव अस कैनोनाइज्ड फॉर लव। एज हाफ एकर टॉम्स, और हाफ एकर टॉम्स जो है हमारी होगी,
यानी हमारी कब्र बनाई। कवि क्या कह रहा है, अगर हमें सुसज्जित अर्न में जगह नहीं मिलेगी, हमारी ग्रेटेस्ट एसेज को, राख को, एज हाफ एकड़ टॉम्स, तो हम किसी हाफ एकड़ टॉम्स में जगह पालेंगे, यानी हमारी कब्र जहाँ भी बनेगी हम वहीं रह लेंगे। एंड बाय दीज हाइमन्स ऑल सेल अप्रूव, और फिर भजनों के द्वारा, हाइमन्स मतलब लोकगीत जो भजन होते हैं उनके द्वारा, ऑल सेल अप्रूव अस कैनोनाइज फॉर लव, सब लोग हमारी तारीफ करेंगे और हमें घोषित करेंगे। क्या घोषित करेंगे? कैनोनाइज, संत घोषित करेंगे, फॉर लव, हमें प्रेम के पुजारी कहकर के लोग हमारी तारीफ करेंगे। एंड दस इनवॉक्स अस, और इस तरह से हमारे अंदर एक भावना उत्पन्न होती है। इनवॉक का मतलब होता है उत्पन्न होना, आह्वान करना। क्या, कौन सी भावना उत्पन्न होती है? यू हुम रिवरेंड लव, यू तुम, हुम रिवरेंड लव जिसका प्रेम सम्मानीय था, रिवरेंड का मतलब होता है सम्मानीय। मेड वन अनदर्स हर्मिटेज, हम एक दूसरे के लिए बने थे। मेड वन अनदर्स हर्मिटेज, हम एक दूसरे के लिए समाधि की स्थिति में रहेंगे। हर्मिटेज का मतलब होता है साधु की कुटिया। यू टू हुम लव वाज पीस, तुम जिसके लिए ये प्रेम शांति था। दैट नाउ इज रेज, जो अब रेज में बदल गया, जो अब गुस्से में बदल गया। Who did the whole world soul contract and draw? Who did the whole world soul contract? इस पूरी दुनिया में जो कोई भी सुनेगा कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, एंड ड्रॉ, जो कोई भी आगे बढ़ेगा, इनटू द ग्लासेज ऑफ योर आइज, इनटू द ग्लासेज ऑफ योर आइज, और तुम्हारी आंखों में देखेगा। ग्लासेज ऑफ योर आइज मतलब तुम्हारी आंखों में जो देखेगा। So made such mirrors and such spies. So made such mirrors, ये तुम्हारी आंखें मेरे लिए मिरर की तरह दिख रही है। एंड सच स्पाइज, और इस तरह से उनमें जो खुशबू आ रही है। स्पाई, स्पाई का मतलब होता है देखना, जासूस की तरह। That they did all to you epitomize, और ये सब, दैट दे डिड ऑल टू यू एपिटोमाइज, वे सब तुम्हें प्रतीक के रूप में समझेंगे। एपिटोमाइज का मतलब होता है प्रतीक। किसका प्रतीक समझेंगे? प्रेम का प्रतीक। कंट्रीज, टाउन, कोर्ट्स बेग फ्रॉम अबाव अ पैटर्न ऑफ योर लव, चाहे कौन सा देश हो, कोई सा टाउन हो, कोई सा कोर्ट हो, वे सब हमारे प्रेम से सीख लेंगे और वे सब हमें प्रेम के प्रतीक के रूप में समझेंगे। देखिए इस कविता का जो फॉर्म है उस पर हम चलते हैं, यानी इसकी स्टाइल कैसी है। द 5 स्टेंजा ऑफ कैनोनाइजेशन आर मीटर्ड इन आयम्बिक लाइन्स रेंजिंग फ्रॉम ट्राइमीटर टू पेंटामीटर। कैनोनाइजेशन कविता जो है वो आयम्बिक मीटर में लिखी है, और इसमें पहले ट्राइमीटर है जो कि पेंटामीटर की ओर बढ़ता है, यानी 3 मीटर वाली लाइन जो है 5 मीटर में बदल जाती है। इन ईच ऑफ द 9 लाइन स्टेंजा द फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड 7th लाइन्स आर इन पेंटामीटर। इसमें 9 लाइन वाला स्टेंजा है, जिसमें से पहली, थर्ड और चौथी और 7वीं लाइन जो है वो पेंटामीटर में है। सेकंड, 5th, 6th एंड 8th आर टेट्रामीटर। सेकंड, 5th और 6th जो लाइन है वो टेट्रामीटर में है। एंड द 9th इन ट्राईमीटर, और 9वें नंबर की जो लाइन है वो ट्राईमीटर में है। द स्ट्रेस पैटर्न इन ईच स्टेंजा इज, इसका जो स्ट्रेस पैटर्न है वो इस तरह से है 5-4, 5-5, 4-4, 5-4-3। द राइम स्कीम इन ईच स्टेंजा इज AB, BA, CD, CD। इस तरह से इसकी राइम स्कीम है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए मैंने गूगल से हेल्प ली है, थैंक्स फॉर गूगल। और ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।